बोलो भारत माता की जय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास के अंदर। आज बच्चों हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक छोटे से प्यारे से टॉपिक से जिसका नाम है बच्चों ऑडिट एविडेंस। बोलो क्या नाम है? ऑडिट एविडेंस। ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ और बच्चों ये आगे हमें काफी ज्यादा काम आने वाला है। लेकिन एज यूजुअल क्या बच्चों हम क्लास की शुरुआत अपने उस फ्लो के बिना कर सकते हैं जो फ्लो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 100 बार तो कम से कम बोलूंगा ही बोलूंगा। कम ऑन, यस और नो? नहीं बेटा नहीं। सबसे पहले क्या होती है? एंगेजमेंट, फिर क्या करते हैं? प्लानिंग, फिर क्या होता है? मटेरियलिटी, उसके बाद बच्चों क्या होता है? रैप। रैप से क्या पता चलता है हमें? कम ऑन, रैप से क्या पता चल जाता है हमें? रोमम। रोमम को हम लोग क्या देते हैं? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे देते हैं बेटा हम लोग रोमम को? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से। याद है सारी बातें? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में क्या क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। कम ऑन, इन वाले बेटा ये जो हमारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं इन्हीं से हमारे पास क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है? बेसिकली रैप और रिस्पॉन्स से क्या इकट्ठा होना शुरू हो जाता है? ऑडिट एविडेंस। राइट, अच्छा याद करके बताओ, ये जो हमारे बेटा सब्सटैंटिव प्रोसेस होते हैं टीओडी और एसएपी, इससे हम लोग क्या चेक करते हैं? बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग अच्छे से हो जाए इसलिए हमने उनको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। कौन कौन सा? अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। याद आ रही है बातें? और हर कैटेगरी में कुछ असर्शन है। जैसे अकाउंट बैलेंस में है ERCV, साथ में फुल फॉर्म भी बोलना है। जो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बोलेगा उसे पाप चढ़ेगा। E एग्जिस्टेंस, R राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, C कंप्लीटनेस, V बोलो V वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। अच्छा जी, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गए बच्चों ट्रांजैक्शन, OCACC। O से क्या था? अकरेंस। O से क्या था? अकरेंस। C से क्या था? कंप्लीटनेस। फिर एक्यूरेसी, उसके बाद क्या गया था? कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था? OCCA। O से वही अकरेंस, कंप्लीटनेस, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी और एक्यूरेसी। कम ऑन, यही था कि नहीं? जल्दी बताओ मुझे चेक करके, जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अच्छा जी, फिर आपको ये भी याद है बच्चों हम इन्हीं असर्शंस के लिए तो ऑडिट एविडेंस ले रहे होते थे। इन्हीं असर्शंस के लिए हम ऑडिट एविडेंस ले रहे होते थे और इन असर्शंस को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर्स होते थे, इन असर्शंस को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर होते थे हमने समझे नहीं है लेकिन हमने उनके नाम तो जान लिए थे। याद है बच्चों आप लोगों को? AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक बार सारे बोल दो, AEIOU, रीपरफॉर्म एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। याद आ रही है ये बातें? कम ऑन। ए से क्या होता था? एनालिटिकल प्रोसीजर। ई से क्या होता था बच्चों हमारे पास? इंक्वायरी, ये नाम याद रखना, बाद में डिस्कस करूंगा। आई से क्या होता था? इंस्पेक्शन। राइट। ओ से क्या होता था? ऑब्जर्वेशन। कम ऑन, ओ से क्या होता था? ऑब्जर्वेशन। और ई से याद है? यू से याद है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यू फॉर रिकैलकुलेशन। हाँ जी, यू फॉर रिकैलकुलेशन। याद है बच्चों? बोल दो। एक आम आदमी बच्चों इसको देख के क्या बोलेगा? आइन। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई ऐसे होता है। यू से क्या है? कमांड में जल्दी बताओ। रिकैलकुलेशन। आरपी बोले तो बेटा क्या था यहाँ पे? रीपरफॉर्मेंस। ये क्या होते हैं अभी हमने सीखना है बेटा, ये क्या होते हैं अभी हमने सीखना है। मैं बल्कि एक प्लान कर रहा हूं। क्या अभी तक का जो हमने ऑडिट पढ़ा है, आप चाहते हैं कि मैं बिग 4 से किसी मैनेजर लेवल के व्यक्ति को बुलाऊं या मैनेजर के थोड़े ऊपर लेवल के व्यक्ति को बुलाऊं और अभी तक का सिलेबस बैठ के उसके साथ डिस्कस कर लें कि हमने सही पढ़ा है कि नहीं? क्या बोलती पब्लिक? और वो भी बिग 4 में ऐसी जगह से जो भाई इंडियन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि फिरंगी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व था और चिल्लाता रहता है कि हाँ मुझे सब आता है। इंडियन प्रैक्टिस में जल्दी बोलो, बुला लिया जाए? चलो ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा करते हैं बच्चों, आपके लिए अरेंज करते हैं बिग 4 से मैनेजर या मैनेजर के लेवल के ऊपर के व्यक्ति को जो बिल्कुल आपकी भाषा में अभी तक पढ़ाई हुई बातें आपसे डिस्कस करेंगे। आइए इधर देखिए, इसी क्या है बच्चों? इसी क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कम ऑन, इसी क्या है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डन। बोलिए आगे की कहानी आपको पता है? आगे की कहानी बच्चों आपको पता है? ऑडिट एविडेंस के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? कंक्लूजन,
ओपिनियन, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन। याद है सारी बातें? अब बच्चों आज हम जो टारगेट बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे हम ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ लें क्या होती है, क्योंकि वो आपको आगे थोड़ा सा काम आ सकती है। अब ऑडिट एविडेंस की बाकी डिटेल्स बच्चों हम लोग ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग का अलग से चैप्टर आएगा, डॉक्यूमेंटेशन का अलग से चैप्टर है, एंगेजमेंट का हम चैप्टर एक अलग से पढ़ेंगे, प्लानिंग अलग, मटेरियलिटी अलग, रिस्क असेसमेंट अलग, रिस्पॉन्स अलग। सही में यानी सारे चैप्टर्स ही बच्चों हमारे पास। अच्छा, बेसिक बातें याद है? हाँ जी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वेरी गुड, मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईसी? मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी। क्लियर है? जल्दी बोल दो। अच्छा, इसके बाद बच्चों, इसके बाद मेरी बातों को बहुत ध्यान से, प्यार से, दुलार से सुनना। क्या आप लोगों को पता है आईसी को लेके ऑडिटर का रोल क्या क्या है? आईसी बनाएगी मैनेजमेंट, लेकिन आईसी के ऊपर ओपिनियन ऑडिटर नहीं देगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। आईसी के अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो वो उसे ऑडिट करते समय मिल जाएगी, तो वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। कम ऑन, यस और नो? याद है सारी बातें? आईसी को अंडरस्टैंड करेगा, आईसी को ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। अच्छा लगा तो टेस्ट भी कर सकता है, अच्छा लगा तो टेस्ट भी कर सकता है। याद है सारी बातें? कम ऑन। अगर अच्छा नहीं लगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो हटा सावन की घटा, घर जा बत्ती जा, सो जा। तो बेटा हम लोग सीधा सब्सटेंटिव प्रोसीजर को चले जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? सर आप कहां से डायलॉग लिया? तो मतलब अजीब अजीब सी सब बेटा गोविंदा गोविंदा के डायलॉग है पुराने। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोल दो। चलो, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर क्लास के दौरान क्लास से अनरिलेटेड कोई भी बात लिखेंगे, टॉपिक से अनरिलेटेड कोई बात लिखेंगे, तो मैं आपको वही करूंगा जो जनरली लड़कियां लड़कों को करती हैं। लड़कों अपने आप लिख रहे, कह रहे इग्नोर। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। तो प्लीज सिर्फ टॉपिक वाली बातें लिखें, मैं पढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं बातें नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है जी, चलिए यहां तक सबको क्लैरिटी है। आज की शुरुआत कैसे करेंगे? आज बच्चों में आपकी शुरुआत करने वाला हूं अपने साथ। अरे तो जीएसटी की किताबें खुली हैं, जीएसटी की किताबें खुली हुई है, बंद करो जीएसटी की किताबें। लो, आज बच्चों हम लोग शुरुआत करेंगे आपके साथ ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन से। बोलिए कहां से शुरू करेंगे? ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन से। पहले थोड़ा उसका गोटे मारेंगे, और उसके गोटे मारने के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आईसीआई का स्टडी मैट खोलेगी पब्लिक आज उसके टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों कितनी मेहनत लगती है एक आंसर प्रिपेयर करने में, और कैसे मार्क्स ला सकते हो आप लोग, मैं आपको दिखाऊंगा ऑडिट में। टाइम दोगे या नहीं, बस इतना बता। आपको पता मुझे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कमेंट क्या आ रहे हैं? सर 28 तारीख को सिलेबस खत्म हो रहा है, लेट नहीं हो जाएगा? मैं 31 को करवा देता हूँ, जनवरी को। देखिए फिर मुझसे मत बोलना पेपर में कोई टॉपिक आ गया और भाई साहब हमने कवर नहीं किया। भाई साहब हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे रहे, कम से कम रीजनेबल तो लेके जाएं। तुम लो लेवल ऑफ एश्योरेंस का जाना चाहते हो पेपर में? एक बच्चा लिख रहा है क्या बात कर रहे, जान दे देंगे आपके लिए। नहीं भाई, जान नहीं चाहिए, तुम पढ़ लो, ज्यादा मिच्छा बन लो प्लीज। आ जाओ जी, आ जाओ। ये लो बच्चों, ये लो चैप्टर वन। जी हाँ भाई और बहनों, प्लीज जरा साथ में जुड़े। आज हम लोग सबसे पहले ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन को तोड़ फोड़ के छोटा सा बना के अपनी तैयार कर देंगे बेसिक से। इसके बाद हमारे पास सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएंगे एक्सेप्ट दिस मिसलेनियस टॉपिक। आ जाओ प्लीज। सबसे पहले बात बच्चों हम लोग करते हैं कि ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन क्या है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए होंगे कि नहीं? बस बेटा बिल्कुल, कुछ भी हो जाए मैं पहले बैठ के नोट्स बनाता हूं। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे हम कंक्लूजन बनाते हैं। कम ऑन, ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन बेटा जिसके बेस पे हम कंक्लूजन बनाते हैं, और उस कंक्लूजन के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं? आप बता दो उस कंक्लूजन के बेस पे हम लोग क्या बनाते हैं? ओपिनियन। अगर आपके मन से आवाज निकली ओपिनियन, आपका ऑडिट कंप्लीट होता जा रहा है। बच्चों देखो, आपको अपनी प्रायर नॉलेज से डेफिनेशन बना दी, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पे कंक्लूजन बनता है, और अल्टीमेटली जिसके बेसिस पे फिर आपका ओपिनियन बनता है, उसी को हम बोलते हैं ऑडिट एविडेंस। इज दैट क्लियर? अब ऑडिट एविडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? अब ना मैं थोड़ा सा पता है क्या कोशिश कर रहा हूं, देखो समझाने वाला काम हो गया, ठीक है यार। ऑडिट एविडेंस हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन है जिससे हमारे कंक्लूजन बनते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फिर ओपिनियन देते हैं। लेकिन आईसीआई को कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें कितना समझ आया है? आईसीआई तुम्हारा पेपर कैसे चेक करेगा मैं बता दूं तुम्हें, बता दूं तुम लोगों को। लो बेटा मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारा पेपर कैसे चेक होगा।
ये 500-800 का नोट रख मत आना पेपर में, कहीं तुम सोचो 500 का नोट रखने से पास हो जाऊंगा। ठीक है, ये देखो ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, और इस बात को हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, खासकर ऑडिट के लिए, एसएम के लिए, लॉ के लिए, राइट। ये तुम्हारा पेपर, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर लिखा हुआ है उसमें। आईसीआई के पास बच्चों चेक करने के लिए एक पहले से एक मार्किंग स्कीम होगी। अब वो इन दोनों को मिला के देखेगा, क्या ये सेम सेम लग रहा है। पंजाब केसरी देखा तुमने, पंजाब केसरी अखबार, इसमें वो अंतर बताओ आता है। बस आपने कोशिश करनी है कि कम से कम अंतर हो, कम से कम मिनिमाइज करना आपने बेटा उसको। अगर ये दोनों सेम लग रहे हैं, एक लगेगा बेटा इस पे टिक्का ठक और नंबर आ जाएंगे आपके बढ़िया। आपको मैं क्यों कह पा रहा हूं सर, आप सर इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से? सुनो मेरी बात, देखो इधर देखो बेटा, आईसीआई के जो सजेस्टेड आंसर आते हैं ना, वही मार्किंग स्कीम भी होती है। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप ऐसी बात कर कैसे सकते हो? आईसीआई बोलते नहीं वो तो मार्किंग स्कीम नहीं होती। आप आईसीआई से जब भी पूछोगे बोले मार्किंग स्कीम नहीं है। लेकिन एक बार की बात बताऊं बच्चों में आपको कि एक सीए फाइनल स्टूडेंट ने अपने ऑडिट का पेपर मंगाया, आईसीआई से चेक करने को आता ना, एग्जाम के बाद अपना आंसर शीट मंगा सकते हो। आईसीएआई ने उसे आंसर शीट के साथ गलती से मार्किंग स्कीम भी भेज दी, जबकि मार्किंग स्कीम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, सीक्रेट रखता है आईसीएआई। और जब वो मार्किंग स्कीम हाथ में आई सर्टिफाइड कॉपी के साथ, गलती से मार्किंग स्कीम भी लग के आ गई, सोच के देखो आप। और हमने जब उस मार्किंग स्कीम को मिलाया सजेस्टेड आंसर से, तो पता चला गंगाधरी शक्तिमान है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कम ऑन। तो अब बच्चों आप ये समझ जाओ कि आपका पेपर ऐसे ही चेक होगा। और मेरा कहने का मतलब समझे कि भाई आपके आंसर में लिखी हुई बातें मैच होनी चाहिए इसके साथ, किसके साथ? जो आईसीआई का आंसर है। जितना ज्यादा मैच कराओगे उतने ज्यादा नंबर पाओगे। अब आपके मन में चल रहा होगा मास्टर मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करूं। कर ले फिर, कर ले फिर मेरे पास बताना एग्जाम का, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, लेकिन भाई आईसीआई को भी तो सेटिस्फाई करो। वाह 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 वाह, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो लेकिन आईसीआई को भी तो सेटिस्फाई करो। ठीक है ना? बोल दो हाँ के ना। चलो बच्चों, और अब मैं आपको एक बात बताऊं, आईसीएआई को सेटिस्फाई करवाने में ही सारी मेहनत हमारी और आपकी जाने वाली है बच्चों। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको पूरी बुक का समझा दूं, बिठा के आराम से बैठे और सिर्फ चर्चा करते जाए, लेकिन उससे आप पास नहीं होंगे। आपको आईसीआई को सेटिस्फाई करना, और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आईसीआई को हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। आईसीआई क्या पूछेगा और मैं कैसे बताना। इज दैट क्लियर? आ जाइए प्लीज 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 एवरीवन फोकस। तो बच्चों ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन तो इतनी सी होगी, लेकिन उसको एक्सटेंड करते हुए आईसीआई बोलता है कि भाई साहब इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। हमारे पास ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑडिटर विल फॉर्म हिज कंक्लूजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑडिटर विल बेस हिज ओपिनियन। ओके, नाउ ऑडिट एविडेंस इंक्लूड टू थिंग्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। व्हाट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? ये देखना जरा, जर्नल एंट्रीज, उनकी सपोर्टिंग। सर जर्नल एंट्री की सपोर्टिंग क्या होती है? भाई आपने कोई एसेट परचेज किया, उसको बिल होगा आपके पास, उसको कोई वाउचर होगा आपके पास, कोई कागज होंगे आपके पास, वो आपके लिए ऑडिट एविडेंस है। इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, लेजर्स, वर्कशीट। एक कंपनी इंटरनल बहुत सारी वर्कशीट्स बनाती होगी, कॉस्ट को लेके, प्रॉफिट को लेके, और रिकंसिलेशन तो तुम्हें पता ही है, बीआरएस बनाती होगी। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है बेटा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो एक दुखिया आत्मा मुझे दिख रहा है जो इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, नलायक, ये पीडीएफ मिलेगी, शाम को रिवाइज करते समय कर लेना। सुनो सुनो और यहां डालने की कोशिश करो सीधा। जब लिखते रहोगे तो सुनाई नहीं देगा, सिर्फ फोकस होगा प्रिंटर बनने पे। मानो मेरी बात को बेटा, मानो, कुछ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो फिर से, हाँ जी, हमारे पास ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पे कंक्लूजन बनता है, जिसके बेस पे ओपिनियन बनता है। क्या क्या चीजें आती हैं ऑडिट एविडेंस के अंदर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अदर इंफॉर्मेशन। मुझे बताओ ये रटने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक बार स्क्रीन हटा देता हूं, क्या आप उसमें से 4-5 वर्ड बोल पाओगे? जर्नल, सपोर्टिंग, लेजर, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, और साथ में क्या बोल सकते हो? आपके पास वर्कशीट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। बोल दिया ना, बस इतना बहुत है। ये चाहिए आईसीआई को, बोल दिया ना तुमने। इज दैट क्लियर? बोलिए। अब इसमें दो तरह के बच्चे, एक बच्चा स्ट्रेस लेगा, हाँ इतने सारे बुलेट्स याद करने। बाबू कौन बोल रहा है तुम्हें ये घोट के एक साथ एक ही ऑर्डर में लिखने के लिए?
क्या तुम्हें ये नहीं पता अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या क्या आता है? जर्नल आता है, लेजर आता है, इनवॉइस आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, आपकी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आती है, वर्कशीट आती है, कॉस्ट एलोकेशन शीट आ सकती है, दैट्स इट, खत्म। जीवन में दो ही ऑप्शन है बेटा, भाग लो या भाग लो, है ना? तो भाग लो, पार्टिसिपेट करो, आ जाओ। देन अदर इंफॉर्मेशन में क्या कहता है? अदर इंफॉर्मेशन हर वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्ट कर रही होती है, जैसे कि कंपनी की मीटिंग होती होंगी उसके मिनट्स, जैसे कि आपके डेटर क्रेडिटर के साथ आपकी रिटर्न कंफर्मेशन होगी किसी बात को लेकर, या इंटरनल कंट्रोल जो एंटिटी का है उसकी कुछ मैनुअल्स बनी होंगी। मैनुअल्स मतलब भाई कुछ प्रोसेसेस कहीं पे लिखे हुए होंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो, एक बार फिर से सारी बातें बोलता हूं। अब आपको अकाउंटिंग ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन लिख पाओगे? कोई पूछ ले तो यस, इट इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर टू अराइव एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर विल बेस हिज ओपिनियन। What are the two main things that are included in the audit evidence? Number one, accounting record. Number two, other information. Give me some examples of accounting record. अरे लो, journal, ledger, invoice, contract, supporting documents. Come on, bank reconciliation statement. कोई नहीं बोल रहा आपसे कि भाई एक ऑर्डर में लिखो। अब आप सोच के देखो बच्चों, क्या अब ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही है? क्या अब ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ रही है? आपका एक आंसर, और होगा क्या, हो सकता है किसी बच्चे को सारा कॉन्सेप्ट लिखा, सारा कॉन्सेप्ट आता हो, वो बातें बना के आ रहा है, ऑडिट एविडेंस इज ऑडिट एविडेंस बिकॉज ऑडिट एविडेंस इज ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट एविडेंस इज ऑडिट एविडेंस। बना ले जलेबी घुमा घुमा के भाई। व्हाट इज वर्कशीट? एक बच्चे का क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्कशीट? वर्कशीट बेटा सिंपल सी बात, कंपनी के इंटरनल कुछ भी वर्किंग है उन्होंने उसकी वर्कशीट बना रखी है। हो सकता है उन्होंने अपना, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते हो ना, वो एक वर्कशीट है। कॉस्ट शीट तो पता है सबको, कम ऑन, राइट? चलिए आ जाइए बच्चों, ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन डन, जल्दी बोल दो हाँ या ना। सर डिटेल में कब जाओगे इसकी? बेटा आगे हमारे पास जो है एक पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा मैंने ट्रेड रिसीवेबल लिख दिया, आप ट्रेड पेएबल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं भाई, उनसे भी रिटर्न कंफर्मेशन आ सकती है। मैनुअल्स कंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स, यानी इंटरनल कंट्रोल की पूरी लिखी हुई मैनुअल्स, दैट्स इट। चलो जी, अब बच्चों जरा एक मिनट दो मुझे, और अब हम चलते हैं द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्सेशन, ICAI के स्टडी मैट के अंदर। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए हाँ के ना। चैप्टर 1 बच्चों बात करता है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर आप इसमें बच्चों सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें, बेसिकली आप ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग वगैरह देखें, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग देखें, तो ये बातें बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑडिट क्या होता है ये हमें पता है, आप लोग रीड करना चाहते हैं कर लीजिए, राइट? ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको अलग से कवर कराऊंगा, हमारी बुक में भी है, डोंट वरी एट ऑल। जहां मेरी बुक में कुछ नहीं होगा मैं आपको बताते हुए चलूंगा, साथ में हो, बोल दो। और आज बच्चों हम जो इसमें से टॉपिक उठाने वाले हैं वो उठाने वाले, अच्छा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट क्या हमने पढ़ लिया? जरा देखना, चेक करना। यस पढ़ लिया। ICAI बोलते हैं ऐसे डिलीट कर दिए, लेकिन पहले ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के आंसर में क्या बोलता है? ऐसे 200 उइया कासा। बेटा ICAI में विश्वास नहीं करना सिलेबस के मामले में बिल्कुल भी। आ जाओ जी, देन स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। आज हम यहां से शुरुआत करेंगे बच्चों। दोनों हाथ हवा में लहरा लीजिए, लहराइए और बोलिए आएगा आएगा आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा बाबू, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन। डिस्कस व्हाट इज कवर्ड इन स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। और मैं आपको एक और पैतरा बताता हूं ICAI का। ICAI क्या करता है बच्चों? ICAI क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये वाली लाइन उठाएगा, कोई भी एक, मैंने रैंडमली लाइन चूज कर ली है, फुल स्टॉप लगाएगा, कहेगा डिस्कस द स्कोप ऑफ ऑडिट। गेटिंग अ पॉइंट? बोल दो हाँ कहना। कोई भी रैंडमली आपके स्टडी मटेरियल से एक भी लाइन उठाएगा और भाई साहब उसके आगे क्या बोलेगा? डिस्कस द स्कोप ऑफ ऑडिट। कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो? ये देखो बेटा, अब हमें यहां पे आके समझा रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। कम ऑन, गेटिंग अ पॉइंट? कम ऑन, बोल दो। हमें पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है सर। ये देखिए, यही चीज बच्चों मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्कोप ऑफ ऑडिटिंग का आंसर आपको याद रह जाएगा। कैसे स्कोप ऑफ ऑडिटिंग का आंसर आपको याद रह जाएगा, राइट? जो बच्चे सोचते हैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा स्कोप ऑफ ऑडिटिंग पे, आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बात खत्म।
हाँ, अब आप उसको इनडायरेक्ट बोल रहे हो कि एक लाइन भाई पहले ऊपर लिख दियो फिर नीचे लिखिए डिस्कस स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। मैं तो भाई इसको डायरेक्ट ही मानता हूं, आप इसे इनडायरेक्ट मानते हो तो आपकी गलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही है। आइए देखते हैं क्या लगते हैं। 3 मेन हेडिंग बना दो बच्चों इसकी, 3 मेन हेडिंग स्कोप ऑफ ऑडिटिंग की। पहली हेडिंग कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बस 3 बातें। अब देखो इसको भी शॉर्ट करना सीखो, मेरे साथ बच्चों इसको भी शॉर्ट करना सीखो। ऑल एस्पेक्ट, दिस इज द कीवर्ड जो अब लिख के आओगे ऐसे खुश हो जाएगा। पहला टॉपिक स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये कुछ नहीं लिखना है आयुष, ये भाई तुम्हें मिलेगा, प्लीज कुछ मत लिखो ना। ये सब तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है ये बताओ मुझे। आप इस बात को बच्चों एक बार मेरी बात पे विश्वास रखें, जब आप मेरे को सुनते सुनते लिखेंगे तो क्या आप मुझे अच्छे से सुन पाएंगे, मुझे बताओ। नहीं सुन पाएंगे भाई, नहीं सुन पाएंगे। आप मुझे बस सुन लो अभी के लिए, मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट देता हूं, उसके बाद आपकी मर्जी है। मेरी हैंड राइटिंग पसंद है तो इससे पढ़ लेना, मेरी पसंद नहीं अपने आप से लिख लेना भाई। आ जाओ मेरे साथ। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। अब ये हेडिंग बना दी, इसके अंदर लिखना क्या है, ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कवर्ड। नाउ व्हाट आर द ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है या बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, हाइजीन से रिलेटेड भी हो सकता है, क्लीननेस से भी हो सकता है। हमने कौन सा आईसी कवर करना होता है विच इज रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आप लोग सिर्फ ये लिख के आ जाएंगे, इन एन ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कवर्ड। बताओ इसमें कोई एफर्ट है? पहला पॉइंट कंप्लीट अपना, बस क्या याद आना चाहिए, ऑल एस्पेक्ट। डन, बोल दो हाँ के ना। और बच्चों मैं आपको बताऊं, इसी चीज को लोग बाग क्या करते हैं, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, इसी चीज को लोग बाग पता क्या करेंगे, अपने स्टडी मैट में डाल देंगे ऐसे, जैसे मैंने डाला हुआ स्कोप, ये पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ पे आंसर बन जाएगा आपको स्कोप का। और फिर पता है 2-4 बार बात करेंगे बच्चों से, स्कोप 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 स्कोप, फिर बोलेंगे अब रीड कर ले। ऐसे नहीं होगी पढ़ाई, आप नहीं हो रहे ऐसे पास। मैं आपको यहाँ पे आंसर बना के दूंगा, बेटा ये लिख के आइए। स्कोप का जनरल मीनिंग क्या है, ऑडिट में क्या क्या कवर होता है। पहला पॉइंट बोलो, पहला पॉइंट बोलो क्या, ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। इसमें सेंटेंस क्या लिखना है, यही लिखना है कि भाई साहब जितने भी रेलेवेंट एस्पेक्ट है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कवर्ड बाय द ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खत्म बात, डन। बोलिए दूसरी हेडिंग क्या है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर को ऑडिटिंग में ये इंश्योर करना चाहिए कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल और सफिशिएंट है, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल और सफिशिएंट है। अब वो ये कैसे करेगा, वो इसके लिए एनालाइज करेगा अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल को। और कैसे एनालाइज करेगा अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल को, AEIOU, रीपरफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन। कम ऑन, दूसरा हेडिंग मुझे बताइए, दूसरा हेडिंग में आप क्या बोलेंगे, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, इस दोनों वर्ड्स पे हम लोग और चर्चा करेंगे, अभी नहीं आने वाले चैप्टर में, बट अभी के लिए ऑडिटर के स्कोप में ये भी कवर है कि भाई वो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करे। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं दे मस्ट बी रिलायबल, दे मस्ट बी सफिशिएंट। और वो ये कैसे करने वाला है, बाय एनालाइजिंग द, कम ऑन टेल मी जल्दी बोलो, आईसी एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अब एक बात बताओ, एक बच्चा बोल रहा है सर आईसी को तो देखना मैंडेटरी नहीं है, आपने मना किया था। मैं तो अभी भी वही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो आईसी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं करेगा। देखना मैंडेटरी नहीं, टेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो ऑब्टेन करेगा। कम ऑन, यस और नो, बोल दो। 2 पॉइंट कवर करके बताओ मुझे। पहला पॉइंट क्या लिखे आओगे, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डन। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि भाई जितने भी डिस्क्लोजर्स चाहिए थे वो डिस्क्लोजर्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करती है। व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई साहब अगर आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ में लिखा है कि कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए, शेड्यूल 3 फॉलो करना है। कम ऑन, यस और नो, बोलिए। अच्छा, तो फिर सबसे पहले एडिक्वेट डिस्क्लोजर होने चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस होनी चाहिए, एक्यूरेट समरी होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज की। ऑडिटर एक काम और करेगा, ध्यान से, ऑडिटर एक काम और करेगा, मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करेगा। सर मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करेगा, भाई पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट बहुत जगह पे जजमेंट यूज करेगी। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एटसेट्रा। कम ऑन, यस और नो, ये सारे एग्जांपल आपको समझ में आए, बोल दो। इवन बच्चों इन्वेंट्री की एनआरवी निकालते समय भी क्या जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है?
है ना। तो याद रखिए कि ऑडिटर मैनेजमेंट की जजमेंट को भी क्या करने वाला है, इवैल्यूएट करने वाला है। और आगे ये लाइन तो आपको क्या बताऊं, आप पढ़ोगे ना तो ये होते बिन बुलाए मेहमान। अचानक से इस टॉपिक के बीच में आईसी ने बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज एक्चुअली द डेटा ऑन इकोनॉमिक इवेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ द एंटिटी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन का, आईसी ने लिखा, हमने कर लिया। आइए मेरे साथ साथ बच्चों, मेरे साथ साथ, क्या आपको ऊपर की 3 हेडिंग्स याद हो गई हैं, 3 हेडिंग्स याद हो गई हैं। ऑल एस्पेक्ट कवर होने चाहिए, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करूंगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखूंगा। ऑल एस्पेक्ट में कुछ लिखना ही नहीं है, हेडिंग को रिपीट कर देना है कि भाई ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कवर्ड इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी में मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सोर्स डेटा रिलायबल और सफिशिएंट होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। किसको एनालाइज करूंगा, आईसी को, अकाउंटिंग सिस्टम को। कैसे एनालाइज करूंगा, AEIOU perform external confirmation। सर सफिशिएंसी का एग्जांपल दो। सफिशिएंसी का मतलब होता है बेटा क्वांटिटी। मैंने पढ़ाते समय ही बोल दिया था कि सफिशिएंसी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में, तब आप इसको और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। वहां पे रिलायबिलिटी के ऊपर पूरा टॉपिक है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। गेटिंग अ पॉइंट, हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, तो वहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चिंता मत करो बेटा। इज दैट क्लियर, बोल दो, आ जाओ। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट डिस्क्लोजर इंश्योर करो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस इंश्योर करो, एक्यूरेट समरी बन रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट गिव एक्यूरेट समरी ऑफ द रिकॉर्ड्स। कम ऑन, यस और नो, जो हुआ वही दिखना चाहिए भाई। और उसके बाद मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करेंगे और ये देखेंगे कि भाई जो सिलेक्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी का वो सही है नहीं, और उनको कंसिस्टेंटली भी अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। जो सिलेक्शन है अकाउंटिंग पॉलिसी का वो सही है नहीं, उनको कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और फिर बच्चों ये भी बता देना है कि व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप में और क्या नहीं आता है। नंबर 1, ऐसे मैटर्स जो ऑडिटर की एक्सपर्टीज से परे हैं। ऐसे मैटर जो ऑडिटर की एक्सपर्टीज से परे हैं वो यहाँ पे आपको लिखे हुए भी दिख जाएंगे, जरूर जरूर जरूर। जैसे कि क्या ऑडिटर भाई, क्या ऑडिटर कॉम्प्लेक्स मशीनरी की लाइफ, क्या ऑडिटर कॉम्प्लेक्स मशीनरी की फिजिकल कंडीशन इवैल्यूएट कर सकता है? भैया ऑडिटर है, बीटेक नहीं करी है इसने। इज दैट क्लियर राइट? तो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्कोप में इंक्लूड नहीं है? मैटर बियॉन्ड द एक्सपर्टीज, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑडिटर चेक नहीं कर सकता। ऑडिटर है, इसके पास इन्वेस्टिगेटिंग पावर नहीं है। ये भाई साहब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं है कि डॉक्यूमेंट देखेगा, अब पेपर देखेगा, ये पेपर कौन से बंडल से आया हुआ है, ये पेपर कौन से साल में बना था, इंक देखेगा। नहीं भाई नहीं, वो जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट पे काम नहीं कर सकता है। वो रीजनेबलनेस जरूर चेक कर लेगा भाई, डॉक्यूमेंट में सारा डिटेल होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं ये नहीं पता लगा सकता। बोल दो हाँ या ना, आ जाओ। तो फिर से बच्चों, मैटर्स बियॉन्ड एक्सपर्टीज, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब हमारे स्कोप से, ये सब हमारे स्कोप से, ये सब हमारे स्कोप से, हमारी कवरेज से कम ऑन क्या है, बाहर है। आ जाओ। मैटर बियॉन्ड एक्सपर्टीज, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, नॉट एन इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट, नो सर्च और नो स्वॉन विटनेस। क्यों भाई? ऑडिटर मिसकंडक्ट में इंक्वायरी नहीं कर सकता। अच्छा फ्रॉड हुआ था, मैं देखता हूं किसने किया था, इसके ऐसे की तैसे। नहीं भाई, हम बताएं फ्रॉड हुआ था भाई साहब। और ना ही हम सर्च कर सकते हैं, ना ही हम लोगों को, क्या आपको लगता है ऑडिटर भाई साहब मैनेजमेंट को बोलेगा ये रही गीता, हाथ रख के कसम खा, जो कहोगे सच कहोगे? भैया नहीं, इसके लिए लीगल पावर चाहिए होती है, जो ऑडिटर के पास, जो ऑडिटर के पास, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, नहीं है। इजी 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 राइट। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों, क्या ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन सेम होता है? नहीं भाई, इन्वेस्टिगेशन इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये बातें रिपीट करो। इन्वेस्टिगेशन इज अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि कोई फ्रॉड हुआ, उसको इन्वेस्टिगेशन हो रही है, डिटेल में होगी। और ऑडिटिंग तो बच्चों याद है आपको, ऑडिटिंग आपको पता है सैंपलिंग बेसिस पे होती है। क्या इन्वेस्टिगेशन सैंपलिंग बेसिस पे होगी? नहीं भाई। तो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। ऑडिट ब्रॉड होता है, ब्रॉड मतलब वो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की हो रही हो। कम ऑन गाइस, बात समझ आती है? तो इन्वेस्टिगेशन इज फोकस्ड, इन्वेस्टिगेशन इज नैरो, इन्वेस्टिगेशन इज डिटेल, इन्वेस्टिगेशन इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऑडिटिंग इज ब्रॉड, ऑडिटिंग इज नॉट फोकस्ड, ऑडिटिंग इज it covers all the aspects of financial statements. Easy. सर क्या इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है? नहीं बेटा, वो तो कंपनी के ऊपर है। और मजे की बात, हम आगे चल के शायद जब आईसीए बोलेगा तो नहीं पढ़ेंगे भी,
ऑडिटिंग हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन थोड़ा मैंडेटरी है। कम ऑन, बोल दो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ प्लीज बच्चों, मेरे साथ जुड़ो। ये आई सॉन नहीं है भाई, ये कॉमा है। तुम्हें हर चीज मेरे पास एप्पल की नजर आ रही होती है, स्पेलिंग भी गलत है इसकी, ठीक कर देते हैं। कसम खिलवाना बेटा, कसम खिलवाना। क्या ऑडिटर विटनेसेस को कसम खिलवा सकता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ? नहीं। अब देखो बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं उस आंसर से। मैं आपको इस लायक बनाना चाहता हूं कि आंसर आप लिख पाओ, और उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। दोगे 5 मिनट और? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। आ जाओ, अब आपको तैयार करते हैं। हाँ जी, टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप का मतलब क्या होता है? कवरेज, कि ऑडिट में क्या क्या कवर होने वाला है। पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे एस्पेक्ट। आई होप एक लाइन लिख के आ सकते हो आप इसमें, ऑल एस्पेक्ट। दूसरी चीज बच्चों, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी वर्ड पे एक पूरा डिस्कशन आएगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि ऑडिटर क्या करने वाला है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की सोर्स डेटा की। सोर्स डेटा क्या होता है? जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर्स, राइट। तो रिलायबिलिटी चेक करने वाले हैं हम इनकी, जेन्युइननेस चेक करने वाले हैं हम इनकी, कि भाई सोर्स डेटा हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो रिलायबल है कि नहीं, सफिशिएंट है कि नहीं। कम ऑन, कैसे करेंगे एनालिसिस? किसका? अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल का। कैसे एनालिसिस कैसे करते हैं? AEIOU रीपरफॉर्म। डन। रुक जाओ भाई यश, रुक जाओ, तुम एक ही चीज के पीछे पड़े हो। मेरी नोट्स में डेप्रिसिएशन नहीं लिखा है ना, रुक जाओ अभी के लिए, रुक जाओ भाई, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो। फिर पता होगा क्या, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, आप बोलोगे यार ये याद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप किसी और चीज में लगे हुए थे। मेरे भाइयों, जब मैं जो बोल रहा हूं आपसे बस एक विनती है सबसे, जब मैं जो बात कर रहा हूं प्लीज मेरे साथ बने रहे। डन। आइए, तीसरा पार्ट क्या होता है? प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या क्या बताना है हम लोगों ने, कि भाई एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो, एक्यूरेट समरी बन रही हो, मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करो, मैनेजमेंट की जजमेंट को इवैल्यूएट करो। मैनेजमेंट ने जो जजमेंट्स लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, प्रोविजन बनाए हैं, वैल्यूएशन करी है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है, आप उनको इवैल्यूएट करो। डन। फिर ये वाली लाइन तो बच्चों बेकार है, दिहाड़ी बनाओ आंदोलन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से बनती है, जिसमें पास्ट इवेंट्स होते हैं, पास्ट इकोनॉमिक इवेंट्स और इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं। ये भी पता भी है, बेकार है लेकिन ये लाइन। आखिरी पॉइंट, स्कोप में क्या क्या नहीं आता है? हमारी एक्सपर्टीज के बियॉन्ड जो मैटर है वो नहीं आते, जैसे कि कॉम्प्लेक्स मशीनरी की वैल्यूएशन निकालना। जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट को हम लोग चेक नहीं कर सकते। हम ऑडिट कर रहे हैं, ये इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट नहीं है। हम लोगों को स्वान नहीं करवा सकते, हम लोगों को कस्में नहीं दिलवा सकते, सर्च नहीं कर सकते। कम ऑन। और ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? डिटेल्ड, स्पेसिफिक पर्पस, फोकस एंड नैरो। इज दैट क्लियर? कम ऑन, बोल दो। अरे भाई, कई बच्चे ऐसे तूफान ही कह रहे मैटर्स की स्पेलिंग गलत लिख लो। हाँ जी, अब बिना देखे बोलेंगे बच्चों, ऐसे तैसी में गई दुनियादारी। आओ जरा मेरे साथ, आज एक ही आंसर तैयार करेंगे ढंग से। बताओ बताओ, स्कोप, स्कोप बच्चों, स्कोप क्या क्या कवर करना है? ऑल एस्पेक्ट। ऑल एस्पेक्ट सबको याद है? कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो ऑल एस्पेक्ट। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा सबका रेडी हो गया कि हम लोगों ने क्या कवर करके चलना है बेटा, ऑल एस्पेक्ट। चलो अब मुझे बता दो जरा, सेकंड पॉइंट में आप लोग क्या बोलना चाहते हो? अच्छा, ऑल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? अरे ऑल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाबू। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, बस इतना याद रखना। पहले पॉइंट है रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या आने वाला था? थर्ड पॉइंट में क्या आने वाला था स्कोप में? मुझे थर्ड पॉइंट बताओ सीधे, थर्ड पॉइंट बताओ। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। फिर चौथा था व्हाट डज नॉट इंक्लूड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप। डन 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 डन, चार बातें याद रख सकते हो। अब ऑल एस्पेक्ट तो आई होप सबको क्लियर है। ऑल एस्पेक्ट में तो कुछ भी नहीं लिखना है हमको। फिर रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी किसकी चेक करनी है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। कैसे चेक करते हैं? एनालिसिस करके। कम ऑन, एनालिसिस करके। एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी बता। कंप्लीट वाला भी खत्म कर दें, इसको भी। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, आ जाओ बेटा, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। हमारे पास क्या था? तीसरे पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा था कि भाई साहब हमने क्या करना है? एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर। बातें इसमें कुछ और लिख दी। एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर आप लोग कैसे चेक करने वाले मुझे बताओ? सारे डिस्क्लोजर प्रॉपर होने चाहिए, ए। उसके बाद हमने एक बात और लिखी थी, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होनी चाहिए, बी। तीसरी बात हमने क्या लिखी थी? तीसरी बात हमने मैनेजमेंट के बारे में लिखी थी कि भाई उनकी जजमेंट को इवैल्यूएट करेंगे, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन को इवैल्यूएट करेंगे। कम ऑन गाइस, बताते जाओ साथ साथ। फिर तो फालतू वाली बात थी भाई, बोलो। डन कर पा रहे हैं आप लोग? अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा, सर हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले ही रायता कैसे समेटेंगे? बेटा मैं आपके लिए आज इसकी रिवीजन वीडियो बना के दूंगा आपको।
इस पूरे टॉपिक को आपको लगता है कितनी देर लगेगी रिवाइज करने में? 1 मिनट। 1 मिनट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपने बच्चों इसको रिवाइज कर लिया है तो वो होगा, पक्का होगा। प्रॉब्लम पता है कहां पे आती है? पहली प्रॉब्लम, बच्चे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ के नहीं जाते हैं। क्यों? टीचर की किताब में नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचर किताब में डालेगा तो उसे पढ़ाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम, टीचर ने किताब में डाल दी लेकिन सिर्फ बातें करके छोड़ दिया। और आप बताओ बच्चों, अगर मैं सिर्फ बातें करके छोड़ देता, मैं आपको सिर्फ समझा के छोड़ देता तो आपसे हो जाता है याद? आप नहीं पहुंच पाते बेटा वहां तक। एफर्ट मुझे भी डालना है, आपको भी डालना है। आ जाइए। अब क्या क्या स्कोप में नहीं आता है, क्या बता सकते हो? मैटर्स विच आर बियॉन्ड अवर एक्सपर्टीज। एग्जाम्पल भी याद रखना, कॉम्प्लेक्स मशीनरी वाली बातें। ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कम ऑन, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट, इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट। ओके, 3 बातें याद रख सकते हो? मैटर्स बियॉन्ड एक्सपर्टीज, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इंक्वायरी बियॉन्ड मिसकंडक्ट, सॉरी इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट। ये बातें याद रख सकते हो? कम ऑन। फिर तो अपने बोलना भैया ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन कैसी होती है? डिटेल, स्पेसिफिक पर्पस के साथ, नैरो और फोकस। हाँ, अगर और एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाना चाहते हो तो वो भी लिखाना कि भाई साहब हम लोगों को कस्में नहीं दिलवा सकते, हम सर्च नहीं कर सकते। कम ऑन, यस और नो? दैट्स इट, दैट्स इट। क्या समझ में भी आता है और याद भी होता है? मुझे बताते जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या समझ में आके याद भी हो रहा है, हाँ या ना? कम ऑन, यही करना है भाई। और अगर अभी भी किसी को याद नहीं हुआ तो भाई रिवीजन वीडियो दूंगा, एक बार वहां से याद कर लेना। ये करना पड़ेगा बेटा। आप, सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, आप पास होना चाहते हो ना तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के अगर जा रहे हो पेपर देने, फिर बेटा आप कह रहे हो मैं एफर्ट्स करके गया, तो आप गलत कह रहे हो। ओके, चलिए जी। अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए? अब क्लास के बाद, जब आज की क्लास खत्म हो जाएगी, एक बार इसको प्रॉपर रीडिंग करो और उसके बाद मैं रिवीजन वीडियो जो दूंगा उसको देख लो। दैट्स इट। कर पाओगे? कर पाओगे? आ जाओ जी। अब चलते हैं बच्चों आज के सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है आइला। सर ये कौन सा टॉपिक है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। बोलो बेटा क्या? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। आधे बच्चों का डाउट है रिवीजन वीडियो मिलेगी कहां? अरे जहां मिलनी होगी मिल जाएगी, मैं अपने घर थोड़ा ले जाऊंगा, अभी तो पढ़ लो प्लीज। फोकस। मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं बच्चों? लाइफ का एक बहुत बड़ा स्किल है प्रेजेंट में जीने का। आप प्रेजेंट में नहीं जी के हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जीते रहते हो। एक टांग पास्ट पे है और एक टांग फ्यूचर पे है, आगे मुझे बोलने की जरूरत है नहीं। आओ आओ, इधर आओ प्लीज, आ जाओ। हाँ जी, आइला, आइला बच्चों, आइला। व्हाट इज आइला? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। हाँ जी, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। मुझे आपको पहले एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। आइए, बेसिक आप लोगों को उसका ओवरव्यू पता है। याद है बच्चों, हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, ऑडिट रिस्क। याद है आप लोगों को ऑडिट रिस्क? और मैंने बोला था कि ऑडिट रिस्क के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है बच्चों रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और एक होता है बच्चों डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क पूरा चैप्टर है बच्चों ऑडिट रिस्क के ऊपर, 1% भी चिंता ना करें, पूरा चैप्टर है ऑडिट रिस्क के ऊपर। और रोमन के फिर 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? आईआर और सीआर। आईआर और सीआर। आज मैं आपको ऑडिट रिस्क थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा। आप देख रहे हैं बच्चों कि ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होगी तो आप आसानी से रीड कर पाएंगे, नहीं तो आप रीड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको टर्म ही नहीं पता। अगर आपको नहीं पता टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, जहां भी आएगा आपको सर में दर्द होगा, यार क्या है यार, है ना? तो आओ मेरे साथ, ऑडिट रिस्क क्या रिस्क है? इधर देखो, इधर देखिए बच्चों, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क किस बात का रिस्क है? रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस, risk that auditor will express an inappropriate opinion when financial statements FS are materially misstated। मास्टर जी जरा समझाओ इसको। हाँ बेटा बिल्कुल समझाता हूं, इधर देखो। पहली बात, जरा मुझे चैट में बताओ मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं? क्या मैं रोम को डिफाइन कर रहा हूं या डिटेक्शन रिस्क को डिफाइन कर रहा हूं या मैं ओवरऑल ऑडिट रिस्क को डिफाइन कर रहा हूं? जल्दी बोलो, चैट में बताओ। मैं ओवरऑल ऑडिट रिस्क को जो है वो क्या करने वाला हूं? डिफाइन करने वाला हूं। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन, आ जाओ जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो प्लीज, एवरीवन एवरीवन एवरीवन। मैंने क्या बोला?
इस बात का रिस्क कि ऑडिटर क्या कर देगा, गलत ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। आप मेरा साथ देना बच्चों, आप मेरा साथ देना। इधर देखो, एक एक बच्चा जवाब दे। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्लीन ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। चलो बताओ 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 बताओ। पोल हो जाए इसका, है ना, पोल कराया जाए इसका, इसका पोल कराता हूं। और आज जिसने इस पे गलत आंसर दिया है भाई साहब, उसकी आज मैं रैगिंग करने वाला हूं, देखना जरा। ये लो, आ जाओ। ऑडिट, ऑडिट आज तो भाई छोड़ूंगा नहीं, सच बता रहा हूं, आज मेरा दिन है। तुमने बहुत परेशान किया मुझे। आपने बस मुझे बताना है कि भाई आंसर दो मुझे इसका, आंसर दो मुझे इसका, आंसर 1 और 2। एनोनिमस बंद कर दिया, क्विज मोड ऑन कर दिया, और मैंने यहाँ पे पोल जो है वो सेंड कर दिया आप लोगों के लिए। आ जाओ जरा, आप देखते हैं भाई, अब दिखाते हैं जरा तुम्हें कितने तुम लोग हवा में उड़ते हो ना। अभी देखता हूँ, जल्दी जाके वोटिंग करो बेटा, आज डांट खाओगे पक्की बात है। क्वेश्चन ये है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है तुम्हारा ओपिनियन कैसा आना चाहिए, क्लीन या मॉडिफाइड? अब रोको मत अपने आप को, वोट डाल के आओ भाई, वोट डाल के आओ। हाँ हाँ, अभी देख रहा हूं। चलो आ जाओ, दिखाओ आंसर आप लोगों को। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है तुम्हारा ओपिनियन कैसा होने वाला है? हमारा ओपिनियन होने वाला है मॉडिफाइड। 94% बच्चों ने सही आंसर दिया। छोड़ रहा हूं मैं तुम्हें 6% वालों, ये मान के 6% वाले वो नलायक हैं जो क्लास में नहीं आए, सिर्फ वोटिंग कर रहे हैं। बोलो तो नाम खोल दो इनके, आ जाओ, इनके नाम बता दो। 5 हो गए, रोहित, अनमोल, नंदिनी, सौम्या। दुष्टो मेरी बात सुनना जरा भाई, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड तो क्लीन ओपिनियन कैसे दे सकते हो आप? क्लीन ओपिनियन हम कब देते हैं? क्लीन ओपिनियन हम तब देते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल स्टेटमेंट नहीं होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने होते हैं। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। बेसिक में गलती क्यों हो रही है बेटा, सोचो। मैंने कहीं कमी छोड़ी है तो मुझे बताओ, और अगर तुमने ही क्लास अच्छे से करी तो प्लीज क्लास करके आओ। आप ये देख रहे हो, प्लीज बच्चों, मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ी सी डांट लगा रहा हूं तो समझ लेना भाई, बड़े भाई के तौर पे लगा रहा हूं। 94% बच्चे का सही जवाब दे रहे हैं, 6% बच्चे का गलत जवाब दे रहे हैं। मैं जीत रहा हूं यहाँ पे, लेकिन फिर मुझे उन 6% वालों की चिंता है कि बेटा ऐसा क्यों है। आ जाओ। एनीवेज, इधर देखो बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है तो ऑडिटर को ओपिनियन देना चाहिए मॉडिफाइड। लेकिन क्या गलती से ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है? आप मुझे बताओ, क्या गलती से ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है? क्या गलती से ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है? आंसर इज यस। और बच्चों अब मेरी बात को सुनना, इसी गलती होने के रिस्क को, कौन सी गलती होने के रिस्क को, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर अपना ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट दे दे, इसी गलती होने के रिस्क को, कम ऑन गाइस, कम ऑन, आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया है, इसी गलती होने के रिस्क को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क। पहले बताओ, ये बात समझ आती है आपको? क्या ऑडिट में हमेशा इस बात का चांस है कि ऑडिटर गलत ओपिनियन दे सकता है जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड हो? आंसर इज यस। क्यों है? उसका कारण है बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। पहले तो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को समझो, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को समझो प्लीज। रिस्क दैट ऑडिटर विल एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मेरे साथ जुड़िएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, इंग्लिश में जवाब दीजिएगा, इंग्लिश में ही बोलिएगा पूरा सेंटेंस बच्चों, घर पे भी बैठ के। इधर देखिए, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, व्हिच इज द एप्रोप्रिएट ओपिनियन? व्हिच इज द एप्रोप्रिएट ओपिनियन? कम ऑन टेल मी, व्हिच इज द एप्रोप्रिएट ओपिनियन? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। Modified opinion is the appropriate opinion. But when financial statement are materially misstated, can auditor give clean opinion by mistake? Answer is yes. और उसी mistake के chance को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? Come on, tell me. Audit risk. Is that clear? Clear है बात सबको? अच्छा सर, इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? उल्टा कैसे बेटा? क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या? आप लोग बच्चों एक बार अपनी बुद्धि लगाना पूरी की पूरी और मुझे बताना, ऐसा भी हो सकता है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड नहीं है और ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे दे, इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं क्या?
ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है और ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, क्या इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं? क्या इस बात के भी चांसेस हो सकते हैं क्या? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज सर। कैसी कैसी बातें करते हो आप बेटा? एक बात बताओ, मेरी बात सुनना, आप मेरी बात को सुनना, अपने ऊपर ले लेना, पर्सनली लेना, मैं बोल रहा हूं पर्सनली लेना। तुम चीटिंग कर रहे थे एग्जाम में और पकड़े गए, तुम चीटिंग कर रहे थे एग्जाम में और पकड़े गए, सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे मुझे बताओ? सबसे पहले क्या बोलोगे? मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा था। कम ऑन, यस और नो? एक बात, लेकिन अंदर से आपको पता है भाई आप कर रहे थे। अच्छा मजे की बात बच्चों, इधर देखो, तुम चीटिंग कर रहे थे एग्जाम में, तुम चीटिंग कर रहे थे एग्जाम में और पकड़े नहीं गए, तो खुद चिल्ला के बोलोगे क्या मैं कर रहा हूं चीटिंग, आजा आजा इधर देख? कभी नहीं बोलोगे। और अगर तुम बच्चों चीटिंग नहीं कर रहे थे, अगर तुम चीटिंग नहीं कर रहे थे और तुम्हारे ऊपर भी इल्जाम लगा दे, दिल में आग लग जाती है कि नहीं? मुझे बताओ हाँ कि ना? अब इस बात को बच्चों जरा ऑडिट में लेके आते, इन बातों को याद रखना। तुम हो मैनेजमेंट, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, ऑडिटर कह रहा है कि भाई मैं तो क्लीन ओपिनियन देना चाहता हूं, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे मुझे बताओ? तुम कहोगे दे दे भाई, हम तो शरीफ हैं। अब उल्टा सोचो बच्चों, उल्टा सोचो, और जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना ये एग्जाम में आया हुआ है, अभी आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, इधर देखो, उल्टा सोचो। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल क्लीन बनाई है, एकदम भाई साहब मेहनत करके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करे, हर चीज बिल्कुल जेन्युइन है। ऑडिटर कह रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा, क्या मैनेजमेंट जान नहीं लगा देगी? और बच्चों मॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे नहीं कि ऑडिटर कह रहा है मॉडिफाइड ओपिनियन, मैनेजमेंट पूछेगी ना बता क्यों मॉडिफाई कर रहा है, बता, दिखा मटेरियल में स्टेटमेंट हमें। कम ऑन, यस और नो? क्या ये बात समझ आती है बच्चों सबको? एवरीवन प्लीज अब मेरी बात को दोबारा से सुनो। ऑडिट रिस्क क्या है? दैट ऑडिटर मे एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटमेंट। द रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, द रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। मैं रिवर्स बोल के बताऊं, रिस्क that auditor will express an inappropriate opinion when financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Is this included in audit risk? Answer is no. किस बात का रिस्क है? जब भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, ऑडिटर के पास, ऑडिटर से हो सकता है कि क्लीन ओपिनियन चला जाए। इस बात के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क बोलते हैं। बताइए ये बात समझ आती है बच्चों सबको? ये आपके एग्जाम में 5 बार क्वेश्चन पूछा है इसी एक डेफिनेशन के ऊपर। इज दैट क्लियर? कम ऑन, एक बार सेंटेंस को और बोल देता हूं। द रिस्क दैट ऑडिटर में एक्सप्रेस इन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड द रिवर्स ऑफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। आई होप यू विल रिमेंबर दिस। रिवर्स वाला क्या होता है बेटा? रिवर्स वाला, एक बच्चा पूछे रिवर्स वाला क्या होता है? बेटा रिवर्स में क्या हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्लीन है, इज देयर अ चांस दैट ऑडिटर विल गिव मॉडिफाइड ओपिनियन? नो चांस। मैनेजमेंट कहेगी प्रूफ तो करके दिखा। लेकिन इस केस को देखो, इस केस में मैनेजमेंट कुछ बोलेगी कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, आप कह रहे हो क्लीन है, मैनेजमेंट बोलेगी बिल्कुल क्लीन है साहब, जो आप कह रहे हो वही सच है। कम ऑन, इजी इजी बच्चों। अब बच्चों मेरी बात सुनो, थोड़ा सा इसी को आगे एक्सटेंड करता हूं 2 मिनट के लिए, जरा साथ में जुड़िएगा। एवरीवन ऑडिट रिस्क के कितने पार्ट होते हैं बेटा? रोमम और डीआर। रोमम की फुल फॉर्म सबको पता है? रोमम की फुल फॉर्म सबको पता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। रोमम की फुल फॉर्म सबको पता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डीआर क्या होता है बेटा? डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क ये मैनेजमेंट का रिस्क है, ये ऑडिटर का रिस्क है। ऑडिटर बच्चों रोमम को सिर्फ, अब जरा सही से शब्द बोल देना, ऑडिटर रोमम को सिर्फ डैश और डैश कर सकता है। वेरी गुड बच्चों। आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है, आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। कम ऑन, ऑडिटर इसको चेंज, ऑडिटर इसको चेंज, कम ऑन, यस और नो? इंक्रीज डिक्रीज
नहीं कर सकता है। इसको चेंज कौन करेगा? इसको चेंज कौन कर सकता है? मैनेजमेंट चेंज कर सकती है। साथ में हो? कम ऑन टेल मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो बातें और बोल दूं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा, बस इतना सा, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, क्या हमें पता है बच्चों, रोमन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? कम ऑन, रोमन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यस, कौन कौन सा? आईआर और सीआर। आईआर क्या होता है बेटा? इनहेरेंट रिस्क। आईआर क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क। सीआर क्या होता है बेटा? कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क। और आपको पता है रोमन को असेस कैसे किया जाता है? हाउ रोमन इज असेस्ड? थ्रू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में किस किस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं? एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की। जब हम एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को समझते हैं तो हमें इनहेरेंट रिस्क पता चलता है। जब हम इंटरनल कंट्रोल को समझते हैं तो हमें कंट्रोल रिस्क पता चलता है। क्या बोलती है पब्लिक? बोल दो। पूरा बच्चों ऑडिट में आपको कॉन्सेप्चुअली मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा हर चीज से। आप कुन फाया कुन प्राप्ति कर लोगे, बट मुझे यह कसम चाहिए कि आप लिखने की भी आदत बनाओगे। आप जो है क्वेश्चंस को क्वेश्चंस की तरह प्रिपेयर करोगे, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट की तरह प्रिपेयर नहीं करोगे। इस बात को सुन लेना बेटा, कॉन्सेप्ट मैं प्रिपेयर करा दूंगा, क्वेश्चंस भी मैं प्रिपेयर कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चंस की तरह प्रिपेयर करना है कि जैसे आंसर लिख के आना पड़े। कम ऑन, एक बार फिर से पूरा फ्लो दिखा दूं। ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन में आपको पता है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अच्छा, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। रोमम, कम ऑन, कौन कौन सा? रोमम एंड दूसरा कौन सा? डीआर। डीआर बोले तो डिटेक्शन रिस्क। इजी इजी। अच्छा, रोमम बच्चों किसका रिस्क है? मैनेजमेंट का रिस्क है। ऑडिटर इसे सिर्फ क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। ऑडिटर इस रिस्क को चेंज नहीं कर सकता। इस रिस्क को अगर घटाना बढ़ाना पड़ेगा तो किसको आना पड़ेगा? मैनेजमेंट। एग्जांपल भी देता हूं, अगर मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क को कम करना चाहती है तो इंटरनल कंट्रोल्स बढ़ा देगी। कम ऑन, यस और नो? आ जाओ जी। इसके बाद बच्चों रोमम को हम कितने पार्ट से बांटते हैं? आईआर और सीआर में। रोमम को असेस करने के लिए ऑडिटर क्या यूज करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और बेटा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में ऑडिटर क्या ऑब्टेन करता है? अंडरस्टैंडिंग किसकी? एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की और उसके आईसी की। एंटिटी और एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके बेटा वो क्या पता लगा लेता है? आईआर। और उसके कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके वो क्या पता लगा लेता है? सीआर। डन। बोलिए सर एनवायरमेंट का एक एग्जांपल दीजिए। वेरी गुड क्वेश्चन। एक बच्चे ने, यश ने पूछा है सर एनवायरमेंट का एग्जांपल दीजिए। बेटा एनवायरमेंट का एग्जांपल शायद मैंने पहले भी दिया था, मैं दोबारा देखता हूं, मैं दोबारा भी देता हूं। सुनो, मैनेजमेंट कितनी अवेयर है एथिकल प्रैक्टिसेस को लेके, कितनी जागरूक है, अगर कुछ गलत होता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैनेजमेंट के जो सीनियर एम्प्लॉइज है उनकी लाइफस्टाइल कैसा है पता है? ये भी बहुत मैटर करता है। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि भाई कंपनी डूबती रहे, मैं तो भाई यॉट पे जाऊंगा, लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, कैलेंडर बनवाऊंगा। विजय माल्या याद आ रहा है? कम ऑन, कंपनी डूबती रहे, मेरा लड़का तो भाई साहब दीपिका पादुकोण को डेट करेगा। कम ऑन, आप समझ रहे हो? ये है एनवायरमेंट कि भाई ओवरऑल अवेयरनेस, एटीट्यूड और एक्शंस कैसे हैं मैनेजमेंट के। क्या मैनेजमेंट छोटी सी भी इंटरनल कंट्रोल में कमी को सीरियसली लेती है या कहती है छोड़ना? गेटिंग अ पॉइंट? यश, बात समझ आती है? आ जाओ, आ जाओ बच्चों। और आप अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट्स, कॉस्टिंग या ऑडिट? सोच के देखना बच्चों, क्या क्या सोचना पड़ता है ऑडिट में बैठ के हमें। और इससे बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखना चाहते हो? 11 दिसंबर सुबह 8:30 बजे या 8 बजे जब भी क्लास शुरू होगी, एसएम। सोचो ना, उससे बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है बेटा? स्टीव जॉब्स ने एप्पल कैसे बनाया? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अभी ये जो ओपन एआई में भाई साहब सारा कलेश चल रहा है, ओपन एआई के नाम सुना है आपने? वो सैम ऑल्टमैन भाई साहब 5 दिन के अंदर इधर उधर से इसका सीईओ हट गया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया, फिर वापस ओपन एआई का सीईओ बन गया। क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? बता दो हाँ या ना। सबसे ज्यादा 2 ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप मुझे इल्जाम मत देना कि मास्टर आप पढ़ा रहे हो इसलिए आप इनको प्रैक्टिकल बता रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं ना, टैक्स में, लॉ में एक गाइडलाइन है भाई, गाइडलाइन की ये करना है। एसएम में मुझे गाइडलाइन दिखा दो क्या करना है। कोई मुझे एक लॉ दिखा दो एसएम में कि ये करना है। कोई गाइडलाइन नहीं भाई साहब। जो
आपके लिए काम आएगा वो करना है। सोचो, स्टीव जॉब्स के बारे में सोचना एक बार, एप्पल के बारे में सोचना आप एक बार, एक उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। 1975 में बनी, 81 में $100 मिलियन की शायद उसकी वर्थ हो गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद 85 में स्टीव जॉब्स को निकाल दिया उसी कंपनी से। ये स्टीव जॉब्स की पर्सनल नेटवर्थ की बात कर रहा हूं मैं। 1985 में उसी को निकाल दिया उसकी कंपनी से। 97 में एप्पल जीरो हो गई थी, फिर एप्पल वापस लेके आया स्टीव जॉब्स को, और अब बच्चों $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की उसकी मार्केट कैप निकली हुई भाई। तो ये सब क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। एनीवेज, चलिए आइए बच्चों, और प्रैक्टिकल इससे ज्यादा क्या होगा, पूरी दुनिया देखनी है आपको इसके अंदर। आ जाओ जी। अब बच्चों 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं डीआर पे। व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? बस आज का आखिरी टॉपिक है, साथ में रहिएगा। ऑल दो मैंने और भी नोट्स आपके लिए तैयार करे थे, बट मैं आज यहीं पे क्लोज कर दूंगा, नहीं तो आप लोगों का सर ऐसे खुल जाएगा नारियल की तरह, फिर आप बोलोगे ये क्या करते मास्टर जी तुमने, है ना। और वैसे भी आज सैटरडे, इधर देखो प्लीज। डिटेक्शन रिस्क बच्चों, डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है? सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ सुनिएगा। डिटेक्शन रिस्क इस बात का रिस्क है कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स मटेरियल मिस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर के प्रोसीजर्स मटेरियल मिस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल हो सकता है। ऑडिट है भैया, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ऑडिट एरर्स को तो फिर भी पकड़ लेगा, लेकिन फ्रॉड्स कैसे होते हैं? वो तो भाई साहब डिजाइन टू कंसील होते हैं, छुपाने के लिए किए जाते हैं। बोल दो हाँ या ना। तो इस बात को प्लीज 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 समझिए। डिटेक्शन रिस्क इज ऑडिटर्स रिस्क। ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स के फेल होने का रिस्क। किस बात में फेल होने का रिस्क? टू डिटेक्ट द मटेरियल स्टेटमेंट्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलिए, बात समझ आई? दोबारा बोलता हूं, डिटेक्शन रिस्क क्या है? ऑडिटर के प्रोसीजर्स मटेरियल स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इस बात के रिस्क को हम लोग डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं। हो सकता है मटेरियल स्टेटमेंट हो और ऑडिटर काम भी कर रहा हो, लेकिन उसे वो दिखे ही ना। यस, क्योंकि ऑडिटर सैंपलिंग करता है, ऑडिटर के पास लीगल पावर्स नहीं है। और भाई साहब सारी बातें छोड़ो, मैनेजमेंट ने तो कसम खा ली थी कि हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन कसमें टूटती है तो हमने बहुत बार देखी जिंदगी में। वो सुना तुमने कि वो कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे, सब थे बस एक वो ही ना थी मेरे जनाजे के पीछे। समझे नहीं समझे बेटा, है ना। तो इस बात को बच्चों जरा समझे कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ही ना दे तो ऑडिटर भाई कहां से, क्या लड्डू डिटेक्ट कर लेगा ऑडिटर? ऑडिटर क्या, आपको क्या लगता है ऑडिटर कौन है? अष्टभुजाधारी है? यहां से भाई साहब 8 गन निकालेगा, बोलेगा इंफॉर्मेशन दे रहा है, बताऊं मैं तेरे को? ऑडिटर हाथ जोड़ के बोलते बाबू इंफॉर्मेशन दे दो, नहीं दे रहा तो हम रिपोर्ट में लिख देंगे इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपने। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हो। इज दैट क्लियर? अब देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरे पास रुक जाओ। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर सैंपलिंग से ऑडिट रिस्क होता है तो सैंपलिंग करते ही क्यों है? अरे पुलकित बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई, लेकिन इसका जवाब जो है सैंपलिंग के चैप्टर में दे पाऊंगा। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि जब सैंपलिंग से ऑडिट रिस्क होता है फिर सैंपलिंग करते क्यों? मैं जवाब दूंगा पुलकित इसका। वैसे एक जवाब हमारे भाई ने दे दिया है, शिवनिवासी जी रॉय ने बोल दिया, भाई बहुत सारा काम है ना, टाइम हमारे पास कम है, ट्रांजेक्शन बहुत सारी है और ट्रांजेक्शन लगभग सेम है, और आपको अब आपने बात खुलवाई दी है तो सुन लो। ऑडिटर्स को बेवकूफ बोला जाएगा अगर वो सारी ट्रांजैक्शंस चेक करेंगे। मॉडर्न ऑडिटिंग में सिस्टम्स हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, आज की डेट में। और ये एक ट्रेडिशनल डेटा है कि हर ट्रांजैक्शन को डिटेल में चेक करके किसी ने कुछ उखाड़ नहीं लिया, इसलिए सर ये आपका आईसीआई बोलेगा भी थोड़े में, चिंता मत करो। हाँ जी जुनैद भाई साथ में हो के नहीं? जुनैद ये खो गया, ये सोच रहे नहीं मेरा निकाह उससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। हाँ जी क्लियर है यहां तक मामला? जल्दी बोलो। डिटेक्शन रिस्क बच्चों बेटा सुनना है मुझे, जितना आप सुनोगे मैं आपको आंसर मैं तैयार करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आंसर में कुछ नहीं है। डिटेक्शन रिस्क क्या होता है बेटा? डिटेक्शन रिस्क सिंपल सी बात है, इस बात का रिस्क के ऑडिटर के प्रोसीजर्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस रिस्क को ऑडिटर घटा बढ़ा सकता है, इस रिस्क को ऑडिटर घटा बढ़ा सकता है। कम ऑन, यस और नो? इस रिस्क को ऑडिटर घटा बढ़ा सकता है? आंसर इज यस। अगर ऑडिटर चाहता है, आप मुझे बताना, अगर ऑडिटर चाहता है कि डिटेक्शन रिस्क को वो कम करे, अगर ऑडिटर चाहता है कि डिटेक्शन रिस्क को वो कम करे, तो उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मेहनत को चेंज करूं, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज करने पड़ेंगे। अब बताओ ऑडिटर चाहता है कि भाई मेरा डिटेक्शन रिस्क कम हो,
कंप्लाइंस ज्यादा करोगे, सब्सटैंटिव ज्यादा करोगे? आप लोग जवाब दे दोगे, पक्की बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सब्सटैंटिव पे बहुत फोकस करूंगा। ऑडिटर चाहता है कि डिटेक्शन रिस्क कम हो, आप जवाब दोगे एक्सटेंट, सैंपल साइज छोटा या बड़ा? डन। ऑब्वियसली सैंपल साइज बड़ा रखूंगा। अच्छा, आप ही जवाब दोगे, आप चाहते हो कि भाई डिटेक्शन रिस्क कम हो, इंटरिम में थोड़ी सी टेस्टिंग करके ईयर एंड में थोड़ी टेस्टिंग करोगे, या कहोगे सब कंप्लीट कर लो फिर आऊंगा मैं ईयर एंड में सब देखूंगा? मैं ईयर एंड को बहुत डिटेल में चेक करने वाला हूं। क्या आप कनेक्ट कर पाए बच्चों इसको? और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, अगर आप साथ में जुड़े हो तो सीट से उछल जाना और भाई साहब एकदम जयकारा लगा देना ऑडिट के नाम का। इधर देखो, इसका मतलब अगर रोमम ज्यादा होगा तो मैं अपना डीआर कम रखना चाहूंगा। अगर रोमम ज्यादा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो मैं अपना डीआर क्या करना चाहूंगा? कम रखना चाहूंगा। इसका मतलब देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। कम ऑन, यस और नो? बच्चों साथ में हो, बिल्कुल एकदम साथ साथ चल रहे हो। रोमम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए बच्चों, वहां पर रोमम बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा रोमम मिल गया, आप अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या कोशिश करोगे? रिड्यूस करने की या उसको भी इंक्रीज कर दोगे? हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये डिटेक्शन रिस्क कैसे रिड्यूस इंक्रीज होता है? बिकॉज ऑफ द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। या सिंपली स्पीकिंग, मैं अपने रिस्पॉन्सेस से अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या ऊपर नीचे कर सकता हूं? कम ऑन, यस और नो? आंसर इज यस। क्लैरिटी है, फुल क्लैरिटी होनी चाहिए बच्चों पिक्चर में। मैंने बहुत धीरे धीरे बोला है, बहुत आराम आराम से, प्यार प्यार से। मेरी कोशिश है मैं 80% 85% बच्चों को एड्रेस कर पाऊं। जो 10-15% बच्चे रह जाते हैं, बेटा रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती है, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार सारी बात बोलता हूं। अब आ जाओ, आखिरी मूवमेंट आगे बच्चों क्लास का आज का। इधर देखिए प्लीज, सब रिपीट कर रहा हूं। क्या ऑडिट रिस्क आपको पता है? ऑडिट रिस्क बोले तो ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ओके, कम ऑन, यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए। लेकिन गलती से ऑडिटर क्या दे सकता है? क्लीन ओपिनियन दे सकता है। इस गलती के चांसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑडिट रिस्क बुलाते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिस्क को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, रोमम और डिटेक्शन रिस्क। रोमम बच्चों मैनेजमेंट का रिस्क है। ऑडिटर से सिर्फ क्या कर सकता है? ऑडिटर से सिर्फ क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? बोल दो। अच्छा, ऑडिटर इसे आइडेंटिफाई और असेस कर सकता है। ऑडिटर बच्चों इसे चेंज नहीं कर सकता है, इसे मैनेजमेंट चेंज करेगी। रोम के कितने पार्ट्स होते हैं? आईआर और सीआर। अब रोमम को ऑडिटर आइडेंटिफाई और असेस कैसे करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से आइडेंटिफाई और असेस करता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन, जल्दी बोलो। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपने कर दिए। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप करते हैं तो आप एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझते हैं, उसके आईसी को समझते हैं। मैंने यहां आपको आज एक नई बात बताई कि जब आप एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझते हैं तो बेटा आप किसको समझ जाते हैं? इनहेरेंट रिस्क को। और जब आप इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो आप किसको समझ जाते हैं? कंट्रोल रिस्क को। और आप अपने रोमम के रिस्पॉन्स में ही अपना डिटेक्शन रिस्क मैनेज करते हैं। आप रोमम के रिस्पॉन्स में अपने फर्दर ऑडिट प्रोसेस मैनेज करते हैं। अगर आपका रोमम बहुत ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क क्या रखना चाहोगे? डिटेक्शन रिस्क क्या रखना चाहोगे? कम रखना चाहेंगे। Is that clear? राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रोमम जो है वो रैप हो गया और डीआर जो है वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट बन गया। कम ऑन, डीआर किसका रिस्क होता है बेटा? डीआर किसका रिस्क होता है? कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलो। ऑडिटर का रिस्क होता है। ऑडिटर के प्रोसीजर मटेरियल स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसे हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। साथ में हो? अच्छा जी, तो ऑडिटर बच्चों इस डिटेक्शन रिस्क को क्या कंट्रोल कर सकता है? इस डिटेक्शन रिस्क को क्या इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है? इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। कम ऑन, टेल मी, जल्दी बोलो। आंसर इज यस। कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? एक बच्चा पूछ रहा है सर इनवर्स रिलेशनशिप है क्यों? बेटा एक बात बताओ ना, किसी कंपनी में गलती होने के चांसेस ज्यादा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आप चेकिंग क्या करोगे? आप चेकिंग क्या करोगे? चेकिंग बढ़ा देंगे और अपने डिटेक्शन रिस्क को क्या लेके आएंगे? कम लेके आएंगे, है ना?
महक आपके लिए बोला बेटा मैंने, कम ऑन। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, सही सही बोलना, दिल ना तोड़ना। क्या ऑडिटर डिडक्शन रिस्क को जीरो कर सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। कम ऑन। अब डिटेक्शन रिस्क बच्चों कभी भी जो है वो जीरो नहीं हो सकता किसी भी हाल में। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, क्या रोम के दो पार्ट्स थे, रोम के दो पार्ट्स थे, आईआर और सीआर। क्या सीआर कभी मैनेजमेंट जीरो कर सकती है? अगर इसका किसी ने आंसर विद रीजन दिया, 250 रुपए यूपीआई दूंगा। वंशिका तुम्हारे पेंडिंग है, मुझे पता है बेटा, नाराज मत होना, अभी करूंगा, अभी करूंगा। क्या सीआर जीरो कर सकता है? क्या सीआर जीरो कर सकता है? इसका रीजन मुझे आप सही सही आंसर के साथ दो। तार्किक, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तार्किक वत्सा को मिलते हैं 250 रुपए का यूपीआई। सबने आंसर दिया नो, लेकिन तार्किक ने जो है बिल्कुल सही आंसर दिया, सबसे पहले जो है वो सही जवाब दिया। यस, हम सीआर को जीरो नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इंटरनल कंट्रोल क्या देता है बाबू? रीजनेबल एश्योरेंस देता है। याद करो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन। कम ऑन, यस और नो? मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। क्या कंट्रोल रिस्क जीरो हो सकता है? आंसर इज नो। क्या डिटेक्शन रिस्क जीरो हो सकता है? आंसर इज नो। मैं बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीजन बताऊंगा। क्या आईआर जीरो हो सकता है? क्या आईआर जीरो हो सकता है? कम ऑन टेल मी, क्या आईआर जीरो हो सकता है? आंसर इज व्हाई? बेटा इनहेरेंट रिस्क जो सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, कैश में से आप कैसे रिस्क हटा लोगे? इन्वेंट्री में छोटी छोटी चोरियों का रिस्क आप कैसे जीरो कर दोगे? हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में, हर जगह पे है। बोलो हाँ के ना? नेचर की वजह से जो रिस्क है आप उसको कैसे कम कर सकते हो? कम ऑन। इसका मतलब बच्चों क्या समझ रहे हो कि आईआर भी कभी जीरो नहीं हो सकता, सीआर भी कभी जीरो नहीं हो सकता, डीआर भी कभी जीरो नहीं हो सकता। क्या एआर यानी ऑडिट रिस्क कभी जीरो हो सकता है? वेरी गुड नमन, आंसर इज नो। और अब दिल थाम के बैठिए, ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता। इसी के लिए ऑडिटर बेटा, इसी के लिए ऑडिटर हमेशा सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ही दे सकता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। कम ऑन, कम ऑन गाइस, बोल दो हाँ के ना? बात समझ आती है सबको? जल्दी बोलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक बार दोबारा से बोलता हूं। पहली बात तो बच्चों मैं आपको क्या बताऊं, चैट देख के मैं इतना खुश होता हूं, इतना इतना जबरदस्त जो है ना आप लोग रिस्पांस दे रहे हो, मजा ही आ गया। अखिलेश कह रहा है वेब सीरीज चल रही है क्या? ये कैसे कैसे कनेक्शन बना रहे हो आप बैठ के? हाँ बेटा वेब सीरीज चल रही है। प्लीज बच्चों प्लीज मुझे बताइए, आपको समझ आया कि ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता? क्यों जीरो नहीं हो सकता? डिटेक्शन रिस्क के रीजंस मैं आपको भी बताने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन आप ये समझो कि आईआर कैसे जीरो कर लोगे? जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे अलग कर सकते हो? नहीं। उसका नेचर कैसे आप लोग बदल सकते हो? नहीं। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ या ना? अच्छा, अब दूसरी बात बेटा, सीआर भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इंटरनल कंट्रोल रीजनेबल एश्योरेंस देता है। कम ऑन, बोल दो हाँ के ना? और डीआर क्यों जीरो नहीं हो सकता बच्चों? डीआर इसलिए जीरो नहीं हो सकता बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। और वो क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये ना वेब सीरीज वाली एकदम बात, एकदम पिला के छोड़ो। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग बच्चों जो आज हमने पढ़नी थी, जिनका नाम है आइला, जिसके लिए मैंने सारे नोट्स आपके लिए बना के रखे हुए, ये हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर। इन शॉर्ट, क्या आपको भी समझ आता है कि भाई ऑडिट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा डीआर कभी जीरो नहीं हो सकता आइला की वजह से, हमारा सीआर कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आईसी क्या देता है? रीजनेबल एश्योरेंस। हमारा इनहेरेंट रिस्क कभी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इनहेरेंट रिस्क तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से है, नेचर की वजह से है। आप किसी का नेचर उससे जुदा कैसे कर सकते हो? हेलो, डन? बोलिए बच्चों। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन आ चुकी है ऑडिट रिस्क की। मैं ये वाले नोट्स बच्चों आपको आज ही दे रहा हूं, आइला वाले नोट्स भी मैं आपको आज ही दे रहा हूं, पीडीएफ वाले। आपके साथ हम पढ़ लेंगे इसको कल, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर। बताइए जी, क्लियर है यहां तक सब कुछ? पक्का पक्का? हैवी तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा भाई ये क्या होगा हमारे साथ, ये क्या होगा हमारे साथ? और मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा,
हाँ मंडे को है, नेक्स्ट लेक्चर मंडे को है। मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उन्हें लग रहा होगा ऐसे तो पढ़ाते हैं ऑडिट, ऐसे होता होगा ऑडिट, लेकिन जो बच्चे सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, क्या आपको क्लैरिटी आ रही है? नहीं, मतलब आपको अलग लग रहा है कि नहीं? आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑडिट समझा जा सकता है? बस मुझे उनसे, क्योंकि उनको वो ना पहले कहीं और देख के आए, कंपैरिजन वही कर पाएंगे। आपको तो लग रहा है अच्छा यही तो होता होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो है फर्स्ट टाइम वाले, एक बच्चा कह रहा है चैट दिखाओ, मैं तो दिखा रहा हूँ चैट। मैं कह रहा हूं कि आप में से बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम वाले हैं। अभी जब रिजल्ट आएगा उसके बाद का बैच देखिएगा आप, उसमें सब कबूतर जो है इधर उधर से भाई साहब दाना चुग के आ रहे होते हैं, सबके सब। कोई बात नहीं, चलिए ये है बच्चों कुछ चीजें ऑडिट में जो आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, राइट। अब मैं आपसे उम्मीदें रखता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कभी मार नहीं खाओगे। ऑडिट रिस्क के कॉन्सेप्ट में जो बेस है ऑडिट रिस्क का, आप उसमें कभी मार नहीं खाओगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा बोल दे कि ऑडिट रिस्क कैन बी 0, भाई मैं क्या करूं उस बच्चे का? चोक स्लैम दूं कि ना दूं उसे बताओ? समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे कि कोई बोल दे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन रोमम एंड डीआर, भाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रोमम एंड डीआर। रोमम विल बी हाई, वी विल कीप अवर डीआर लो, है ना? बोल दो हाँ के ना? लो जी, चलो ठीक है बच्चों, आज यहीं पे रुकते हैं। सैटरडे है, एंजॉय करो आप लोग। अब आपसे कब मिलेंगे हम लोग? मंडे को मिलेंगे। मंडे को बच्चों आइला पढ़ेंगे और आईसीआई के स्टडी मैट के टॉपिक उठा के टिक 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 लगाना शुरू करेंगे मंडे से, ठीक है जी। मेरा जो बेस कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर्स होते हैं वो मैंने अपनी तरफ से डिलीवर कर दिए हैं। अगर आप में से किसी को भी समझने में कोई कमी लग रही है, बेटा पहली बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 6 क्लासेस एक बार दोबारा देख लो संडे को बैठ के। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं ली है मैंने, ध्यान से देख लो, राइट। दूसरी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है उनको एक बार नोट से रीड भी कर लीजिए। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए उनको भी रीड कर लीजिए, राइट। फिर उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आता है, मैं कोशिश करूंगा कि कल आपके साथ एक बार डाउट सेशन रख लूं और आप लोगों को जो है जो भी आपके डाउट्स है मैं उनको रिजॉल्व कर दूं, ठीक है जी। डन? बोल दो, सोचो हफ्ते में कितने दिन? 7। तुम्हारे साथ कितने बिता रहा हूं? 7। और क्या बच्चे की जान लोगे? ठीक है जी, चलिए तो क्लास ऑफ करते हैं, आपसे थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, लंबी सांस भरें।